चलिए बच्चों, अब आगे पेपर को सॉल्व करते हैं हम। 2026 का जो सैम्पल पेपर है उसको, ठीक है। पर ये वाला क्वेश्चन, ABC एक फर्म में पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों कितना है? 3:2:1। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। बैलेंस शीट के बाद देखते हैं आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के नीचे दे रखा है कि बी रिटायर हो गया, तो रिटायर वाले क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। रिटायर वाले चैप्टर का है, बी रिटायर हो गया। गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है? 9,000 रुपये। मशीनरी वुड बी डेप्रिसिएटेड 10% एंड मोटर कितना परसेंट? 15%। अच्छा, मशीन को 10% से और मोटर को कितना परसेंट से? 15% से डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिशिएट करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आएगा? इधर आएगा 2 में। स्टॉक अप्रिशिएट करना है 20% से और बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 10% से। तो ये अप्रिशिएट लिखा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर जाएगा? बाई साइड, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी इंक्रीज बाय, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। डेप्ट हमारा इंक्रीज है। डेप्ट मतलब क्या होता है? लोन होता है, कर्जा। कर्जा अगर इंक्रीज हो गया तो हमारा नुकसान हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर जाएगा, 2 साइड में जाएगा। और बाय लिखा है तो उतनी अमाउंट लिख देना, ठीक है। एक लाइबिलिटी भी वर्कमैन कंपनसेशन की है, वो लाइबिलिटी कितनी है? 825। तो ये बच्चों ऐसा कोई सी भी चीज़ अगर अलग से दे देंगे जो बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, पर यहाँ पे बोल देंगे कि लाइबिलिटी हो गई या ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसका रिकॉर्ड नहीं करा, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नुकसान की तरफ जाएगा, 2 में जाएगा बच्चों, ठीक है। अलग से दे दिया है, देखो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, लाइबिलिटी मतलब चुकाने पड़ेंगे, ये तो पैसे नुकसान में चले जाए। नुकसान वाली जो अमाउंट होती है वो किधर डालोगे? 2 साइड में, ठीक है। कुछ भी दे देते हैं, क्लेम फॉर डैमेज, कोई चीज़ डैमेज हो गई उसके रुपये इतने खर्चे रुपये पे करने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे देंगे अलग से कि इतने रुपए का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो ये सारे खर्चे होते हैं। अलग से कोई चीज़ दिया होगा तो कन्फ्यूज मत हुआ करो। बोलेंगे क्रेडिटर का रिकॉर्ड नहीं करा, नोट रिकॉर्डेड 825 रुपये, क्रेडिटर का रिकॉर्ड नहीं करा, क्रेडिटर हमारा खर्चा होता है, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जितने रुपये बोले होंगे इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 साइड में डाल देना, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना कि ये वाला अभी क्या दे दिया, ठीक है। तो ये अलग से कोई चीज़ देंगे, अगर कोई खर्चा दे देंगे, कोई लाइबिलिटी दे देंगे कि हमने उसका रिकॉर्ड नहीं किया है या ऐसा कुछ है, तो हमारा नुकसान होता है बच्चों। तो ये वाली अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 साइड में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या बनाना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही बात है। अब अप्रोप्रिएशन मत समझ लेना इसको, अप्रोप्रिएशन तो अलग होता है, लेकिन एडजस्टमेंट अकाउंट बोलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही बोला जाता है। और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, लेकिन बैलेंस शीट के लिए ने मना कर रखा है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है, 2 बनाने हैं, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब एडजस्टमेंट वाला अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कॉलम खींच लिया। देखो मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक ही बात है। दोनों में से कुछ भी बोलेंगे पेपर में वो एक ही बात है। एडजस्टमेंट अकाउंट को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। गुडविल तो अभी आएगी नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से और बिल्डिंग और मोटर को कितने परसेंट से? 15% से। तो देखो मशीनरी को 10% से करना है, तो देखो पढ़ो बैलेंस शीट में मशीन कितने की है? ये है मशीन 17,500 का 10% से डेप्रिशिएट करना है, कम करना है, तो इधर आ जाएगा टू मशीनरी 17,500, 10% डेप्रिशिएट निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, तो कितना आएगा? 1750। और मोटर को करना है बच्चों 15% से डेप्रिशिएट। तो मोटर देखो, मोटर भी हमारे पास कितने दे रखी है? 4,000 रुपये, इसको 15% से डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट करना है तो नुकसान हो गया, इधर आएगा 4,000 का 15% कितना? 600 रुपये। पहला एडजस्टमेंट आ गया समझ में। फिर दूसरा पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? स्टॉक को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करना है, इस बार बढ़ाना है बच्चों, कितना परसेंट से? 20% से। और बिल्डिंग को कितने परसेंट से बढ़ाना है? 10% से। तो ये बढ़ाने वाली चीज़ें तो फ़ायदे हो गए, इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो स्टॉक को कितने परसेंट से बढ़ाना है? 10% से। तो स्टॉक चेक करो यहाँ पे कितना है स्टॉक। देखो ये हमारे पास दे रखा है 12,500, तो 12,500 का 10% बढ़ाओगे, 20% बढ़ाना है ना। स्टॉक को कितना परसेंट बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है। ये देखो स्टॉक का कितना बोल रहा है? स्टॉक को बढ़ाना है 20% से। अच्छा, बिल्डिंग को 10% से, ठीक है। स्टॉक को बढ़ाना है 20% से। स्टॉक देखो कितना रखा है? 12,500, तो 12,500 को 20% से बढ़ाना है, तो 12,500 का 20% निकालोगे कितना होगा? 2,500 रुपये। और बिल्डिंग को बढ़ाना है 10% से, तो बिल्डिंग दे रखी है हमें 22,500 रुपये। बिल्डिंग कितनी दे रखी है हमें? 22,500। इसको 10% से बढ़ाना है, तो 10% से बढ़ाना है तो 22,500 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 2,250 रुपये। ये दोनों हो गए, 2 एडजस्टमेंट हो गई।
इसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट क्या बोला उन्होंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब वुड बी इंक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब इंक्रीज हो गई, बाई लिखा हुआ है तो डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब हमारा कर्जा होता है, कर्जा हमारा किधर आता है, नुकसान वाली साइड, कर्जा बढ़ गया तो नुकसान में चले गए हम, कितने रुपए का कर्जा बढ़ा, 975 रुपये, नुकसान वाली साइड आ जाएगा इधर। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब, ये नुकसान वाली साइड होती है ना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब, बाई लिखा है डायरेक्ट लिख दो 975 रुपये। इसके बाद एक खर्चा और बोला था लिखने के लिए, मैंने बोला था कुछ अलग से खर्चे दे देंगे तो उसे भी लाइबिलिटीज इधर ही लिखेंगे हम 2 में। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कर को देने पड़ेंगे हमें, कितने रुपए का लाइबिलिटी है हमारे पास देने के लिए, 825 रुपये। तो इस तरह की कोई सी भी चीज़, ज़रूरी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन लिख के ही देते हैं, ये वाली चीज़ कभी कभी लिख देते हैं, क्लेम फॉर डैमेज, डैमेज हो गया उसके पैसे भरने हैं, या आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसके पैसे भरने हैं, कोई सा भी खर्चा दिया हो, या क्रेडिटर आर नॉट रिकॉर्डेड, क्रेडिटर का रिकॉर्ड ही नहीं करा हमने, भूल गए रिकॉर्ड करना, पैसे देने थे पर रिकॉर्ड नहीं करा, इस तरह की चीज़ें अगर लिखी होती नुकसान वाली साइड डाल देना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन के कितने पैसे देने हैं, लाइबिलिटी है हमारी 825, ये नुकसान आ गया, नुकसान हो गया हमारा, इधर आ जाएगा। टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने, 825 रुपये हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये चारों पॉइंट पढ़ लिए हमने, चारों पॉइंट लिख दिए, हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पॉइंट से ही बनता है, गुडविल तो अभी लेंगे नहीं, टोटल कर दो फिर, इन दोनों का टोटल करा तो आया कितना, 4750, यही 4750 यहाँ लिख दिया। इस 4750 में से ये वाली और ये वाली, ये चारों वैल्यू क्या करना है, रफ में ऐड करना है, इन चारों को क्या करना है ऐड करके, और इसमें से क्या कर देना है उसे माइनस, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 600। इस 600 के प्रॉफिट को रेशियो दे रखा क्वेश्चन में 3:2:1, इस 3:2:1 में तीनों में बांट देना है। तो 600 का 3/6, 600 रुपये का 2/6, 600 रुपये का 1/6, क्योंकि इन तीनों का टोटल 6 होता है, तो कितना आएगा 300 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये। उसका बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ABC, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, बाय बैलेंस BD, तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख दो। कैपिटल का बैलेंस देखो कितना देखा है, कैपिटल पहले बंदे की 20,000 है, दूसरे बंदे की 15,000 है, तो मैंने लिख दी। अच्छा, एक की 20,000 है, दूसरे की 15,000 है, और सी की कितनी है, सी की भी कैपिटल दे रखी होगी यहाँ पे, सी की कैपिटल कितनी है 12,500, तो लिख दो यहाँ पे, तीनों की कैपिटल का बैलेंस लिख दो, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये और 12,000 कितनी है, 12,500 रुपये है बच्चों, यहाँ पे 12,500, ये है 12,500, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 12,600, ये हो जाएगा तुम्हारा 12,600, और 12,600 में से हमें 750 रुपये घटाने हैं, तो 12,600 में से 750 रुपये घटाने हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12,600 में से 750 घटा के देखना, 12,600 में से अगर 750 रुपये को घटाओगे तो बचेगा तुम्हारा 0, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया तुम्हारा 15, 15 में से 7 गए 8, 11,850, इसका बैलेंस हमारा 11,850 आएगा, कितना आएगा 11,850, ठीक है। तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले बैलेंस लिख दिया, बैलेंस कितना दे रखा, देखो बैलेंस पहले का कितना दे रखा है 20,000 रुपये, दूसरे बंदे का बैलेंस कितना दे रखा है कैपिटल का 15,000 रुपये, और तीसरे बंदे का बैलेंस कितना दे रखा है बच्चों, तीसरे बंदे का बैलेंस दे रखा है 12,500 रुपये। तो सबसे पहले मैंने बैलेंस लिख दिया यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपये, 15,000 रुपये और 12,500 रुपये। उसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रखा है 300 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, इसको लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 300 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये। उसके बाद ये जो गुडविल दे रखी है, गुडविल का करेंगे हम, गुडविल कितनी है 9,000 रुपये, तो मैंने वर्किंग नोट बनाया, देखो गुडविल की वैल्यू कितनी है 9,000 रुपये, और रेशियो क्या दे रखा बच्चों 3:2:1 ABC का, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है बी रिटायर हो गया, बी क्या हो गया रिटायर हो गया, तो बी रिटायर हो गया, तो इसमें से बी का हिस्सा निकालोगे, किसका हिस्सा निकालोगे बी का, तो कैसे करोगे 20 शेयर गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल कितना है 9,000 का करोगे, बी का हिस्सा निकालोगे 2/6, क्योंकि इन तीनों का टोटल 6 होता है, 2/6 करोगे इसका, तो बी का हिस्सा कितना निकलेगा 3,000 रुपये निकल जाएगा, इसको सॉल्व करके 3,000 रुपये। अब बी तो ले रहा है छुट्टी, बी तो ले रहा है रिटायरमेंट ले रहा है, परमानेंट रिटायरमेंट हो गया बी का, तो बी का जो हिस्सा है गुडविल में उसको पैसे मिलेंगे, किससे मिलेंगे ए से मिलेंगे और सी से मिलेंगे, और ए और सी का रेशियो क्या बचा हुआ 3 और 1, ए और सी का रेशियो क्या बचा हुआ 3:1, तो ए कितना देगा उसे 3,000 रुपये का 3/4, ठीक है, इंटरनल 4 होता है ना, 3,000 इंटू 3/4, ठीक है, और सी कितना देगा उसे 3,000 का 1/4, कितना देगा उसे 3,000 रुपये का
1/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए कितना देगा उसे 2250 रुपये और सी कितना देगा उसे 750 रुपये। अब इन दोनों की वैल्यू को हमें लिखते कैसे हैं रिटायरमेंट के केस में, कैसे बताया था, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है जिसके बारे में बोला होगा कि ये बंदा रिटायर हो रहा है, तो गुडविल को कैसे दिखाते हैं, बी रिटायर हो गया ना, तो 2 में बी का नाम लिखोगे, जो बंदा रिटायर होता है उसको 2 में लिखते हैं नाम, 2 में नाम लिखा, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, पर बी में नहीं आएगी अमाउंट आएगी ए में और सी में। ए से कितने मिले उसे 2250 रुपये और सी से कितने मिले उसे 750 रुपये, तो लिख दो, ए से मिले उसे 2250 रुपये और सी से मिले उसे 750 रुपये। अब गुडविल की अमाउंट इधर भी शो करना है, इन दोनों की अमाउंट, ठीक है। नाम किस किस का आएगा, इधर किस किस का नाम आएगा, इधर तो उसका नाम आता है जो रिटायर होता है, रिटायर तो बी हुआ। इधर किस किस का नाम आएगा, इधर आएगा ए का नाम और सी का नाम, तो कैसे लिखोगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय सीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, ठीक है। अब ए और सी का नाम लिखा तो ए और सी में अमाउंट नहीं आएगी, दोनों अमाउंट बी में आ जाएगी, क्योंकि ए और सी ने किसको अमाउंट दिए हैं, बी को दिए हैं। तो 2250 रुपये ए से मिले हैं इसको और 750 रुपये किससे मिले हैं, बी से मिले हैं इसको। याद रख लेना जिसका नाम लिखोगे उसमें अमाउंट नहीं आएगी, जैसे बी का नाम लिखा तो बी में नहीं डाला अमाउंट, मैंने डाला ए में और सी में। इधर क्या कर रहा हूँ मैं, ए और सी का नाम लिख रहा हूँ पर ए और सी में अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, ए और सी को छोड़ के बचा क्या, बी बचा, बी में लिख रहा हूँ अमाउंट, ठीक है। एक्सचेंज हो जाती है अमाउंट रिटायरमेंट के केस में, नाम लिखोगे ना तो उसमें नहीं डालोगे अमाउंट, बी का नाम लिखा, जो रिटायर हुआ उसका नाम लिखा, अमाउंट इन दोनों में आ गई। अब इधर क्या करा हमने, इन दोनों का नाम लिखा, ए का नाम लिखा और सी का नाम लिखा, पर अमाउंट ए और सी में ना डाल के हमने किस में डाल दी, दोनों अमाउंट बी में डाल दी, ठीक है। गुडविल का ऐसा करते हैं रिटायरमेंट के केस में, ठीक है। उसके बाद और तो कुछ जनरल लेजर वगैरह दे ही नहीं रखा, हमने टोटल करा, ये आ गया 20,700, इसका टोटल करा 18,200, इसका टोटल करा 12,600, यही टोटल हमने यहाँ लिखे 20,300, 18,200 और 12,600, ठीक है। अब बच्चों 20,300 में से हमने ये 2,250 रुपये घटा दिए तो बैलेंस सी डी आ गया इसका कितना 18,050, और बी तो रिटायर हो रहा है तो बी का टोटल जो भी था यहाँ पे उसमें से कुछ घटाने के लिए तो है नहीं, तो बी को अलग से लिखेंगे, बी को क्या लिखेंगे, टू बीज लोन करके। रिटायरमेंट के केस में बी का जो भी बैलेंस बचता है उसको लोन करके लिखना अलग से, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है ना। तो बी का टोटल कितना था 18,200, इसमें से कुछ घटाने के लिए तो है नहीं, तो बी का पूरा लोन लिख देना, बीज लोन 18,200। सी का टोटल कितना लिया था हमने 12,600, 12,600 में से कितना घटाना है 750 घटाना है, तो 12,600 में से 750 घटा दोगे तो इसका बैलेंस सी डी कितना आएगा 11,850 रुपये, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। ये हमारा था रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन। अब इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए तो बोला नहीं है, तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, उसने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, दो ही बनाना है, देख लेना पेपर में, ठीक है। कहीं तुम बैलेंस शीट भी बना रहे हो, बोला तो है नहीं बैलेंस शीट बनाने के लिए। 6 नंबर का क्वेश्चन कर दिया ना, पहले यूके बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर का आता था 3-4 साल पहले, तो 8 नंबर का आता था तो उस टाइम बैलेंस शीट भी पूछ देते थे इसके साथ बनाने के लिए। अब 6 नंबर का कर दिया इस क्वेश्चन को, तो ज़्यादातर अब क्वेश्चन में ये पूछते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दो ही बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। पेपर में ढंग से पढ़ लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा केस स्टडी है। केस स्टडी को पढ़ना है ढंग से और फिर उसके आंसर्स क्या करने हैं बताने हैं, ठीक है। तो देखो केस स्टडी को पढ़ लेते हैं हम ढंग से। द पार्टनर्स रियान विलियम्स एंड सानिया, एक फर्म में 3 पार्टनर थे, कौन कौन, रियान विलियम्स एंड सानिया पार्टनर्स थे, ठीक है। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 5:4। उन्होंने कैपिटल भी लगा रखी थी बिजनेस में, कितने रुपए 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, और प्रॉफिट बांटने का रेशियो तो यही था, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है इन्होंने बाद में इन्होंने डिसाइड किया तीनों ने मिलके कि हमें और कैपिटल लानी चाहिए, ठीक है, ताकि बिज़नेस को हमें डबल कैपिटल करनी चाहिए, हमें अपनी कैपिटल को डबल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपने बिज़नेस को क्या करना है रिस्पेक्टिव कैपिटल, ठीक है, हमें अपने कैपिटल को डबल करना चाहिए, ताकि हमें अपने कैपिटल को डबल कर लेना चाहिए। उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि सब लोग जितना जितना लगा रखे हो ना, जिसने 5 लाख लगा रखा, इसने 5 लाख लगा, इसने 4 लाख लगा, तीनों पार्टनरों ने डिसाइड किया कि सब भाई अपनी अपनी कैपिटल को डबल कर लो, यानी 5 लाख रुपए इसने लगा रखे तो ये भी लाएगा और 5 लाख, इसने भी 5 लाख रुपए लगा रखा तो इसको भी लाने हैं और 5 लाख, इसने 4 लाख रुपए लगा रखे तो इसको भी और लाने पड़ेंगे 4 लाख, ठीक है। तो ये बात बनी इनकी, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। दिस वॉज ड्यूली फॉलोड, सबने इस चीज़ को फॉलो किया बाय रियान एंड विलियम्स। अच्छा, रियान और विलियम्स ने इस बात को फॉलो किया, रियान ने
बोला मैं और 5 लाख ले आऊँगा, और विलियम्स ने भी बोला मैं 5 लाख ले आऊँगा, ठीक है। बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन सानिया कुड नॉट डू सो एंड अल्टीमेटली, बट सानिया ने बोला कि ये दोनों तो एग्री हो गए कि हम 5 लाख रुपए मैं और लेके आ जाऊंगा, ये भी बोल रहा मैं 5 लाख रुपए और लेके आ जाऊंगा। पर सानिया बोल रही कि मेरा कोई अनअवॉइडेबल रीज़न है, मैं इस वजह से और पैसा 4 लाख रुपए नहीं ला सकती, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि वो नहीं ला सकती। फिर उसके बाद क्या हुआ, इट वाज एग्री डैट, उन लोगों ने फिर यह सहमति बनी, एग्री हुए इस बात पे कि जो सानिया की पैसे हैं, जो सानिया नहीं ला पा रही ना 4 लाख रुपए, जो उसकी शॉर्टफॉल है, उसकी कमी को, उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल को एक न्यू पार्टनर रखना पड़ेगा, एजाज, जो सानिया के बदले के कैपिटल लेके आएगा। सानिया को, एजाज को एडमिट करना पड़ेगा नए पार्टनर के रूप में, और वो सानिया के हिस्से की कैपिटल लेके आएगा, उतनी कैपिटल लेके आएगा जो सानिया नहीं ला पा रही है, ठीक है। एंड द न्यू पार्टनर्स वुड गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट में हिस्सा भी लेगा, इक्वल टू हाफ ऑफ सानिया शेयर्स। और सानिया का प्रॉफिट में जितना भी हिस्सा था, जैसे सानिया का प्रॉफिट में इतना हिस्सा था ना, तो इसका आधा ले लेगा वो, ठीक है। क्योंकि भाई इसका कैपिटल का हिस्सा वो ला रहा है, तो इसके प्रॉफिट में से भी आधा हिस्सा एजाज ले लेगा, ठीक है, नया पार्टनर, ठीक है। और सानिया को उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए उन्होंने उसको एडमिट कर लिया, किसको, एजाज को एडमिट कर लिया। और एजाज अपने साथ क्या कर लिया, एजाज अपने साथ 30 लाख रुपए एजाज अपने साथ कैपिटल के पैसे तो लाता ही है, साथ में 30 लाख रुपए गुडविल प्रीमियम के पैसे भी लाता है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बच्चों। तो देखो सिंपल है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रियान, विलियम्स, सानिया और एजाज, इन चारों को मिलाकर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। देखो पहले इनका रेशियो कितना था, 5:4। तो सिंपल है, देखो पहले इनका रेशियो था 5:4, रियान, विलियम्स, सानिया, चौथा बंदा आ गया एजाज। अब देखो सानिया तो अपनी कैपिटल ला नहीं पा रही है, तो सानिया ने अपने प्रॉफिट में से सानिया के हिस्से के बदले कैपिटल कौन लाएगा, एजाज लाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। और बोल रहा है कि सानिया के प्रॉफिट में से आधा हिस्सा भी लेगा। तो सानिया का प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिल रहा था, सानिया को पहले 4 मिल रहा था ना, 4 में से आधा हिस्सा कौन ले लेगा, एजाज ले लेगा। इसका मतलब सानिया के पास 2 बचेंगे, और 2 उसने किसको दे दिए, 2 दूसरे एजाज को दे दिए। तो नया हिस्सा क्या बचा बच्चों, अब 5:5, इसके बाद 4 थे ना, 4 में से 2 इसने इसको दे दिया, आधा अपने प्रॉफिट में से आधा इसको दे दिया, तब इसके पास 2:2, ये वाला ऑप्शन हो गया। पूछ रहे हैं तो चारों को मिला के नया रेशियो क्या होगा, रियान्स, विलियम्स, सानिया और एजाज, इन चारों को मिला के अब नया रेशियो क्या होगा, नया रेशियो होगा 5:5:2:2। 5:5:2:2 दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो नन ऑफ द अबव में टिक कर देना। 5:5:2:2 नहीं दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है। जिस बच्चे ने इस पर टिक किया है उसका गलत है। तो क्या आ गया, नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए, 5:5:2:2, ठीक है। अब 5:5:2:2 तो कहीं पे है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, दिया हुआ है ना इन ऑप्शन में से, तो हो गया गलत, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका पूछा अगला, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जो है एजाज, उसको कितने पैसे लाने होंगे, सानिया के हिस्से की कैपिटल लाना है ना, उसे कितने कैपिटल लाने होंगे, भाई 4 लाख रुपए लाने होंगे। देखो इसको तो, इस बंदे को 5 लाख और लाने थे, इस बंदे को भी 5 लाख और लाने थे, सानिया को कितने लाने थे, 4 लाख और लाने थे। तो सानिया तो ला नहीं पा रही है, तो उसने बोला भाई एजाज लाएगा, फिर कितना लाएगा, 4 लाख रुपए। तो वही पूछ रहे हैं कि एजाज को कितने लाने पड़ेंगे, एजाज को कितने में लाने पड़ेंगे, सानिया के बदले का 4 लाख रुपए लाना पड़ेगा। 4 लाख कहीं ऑप्शन में है नहीं, कहीं है 4 लाख नहीं है ना, तो इसका भी आंसर ये हो गया। अब पूछ रहे हैं व्हाट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द फर्म, गुडविल फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल कैसे निकालोगे, फर्म की गुडविल भी ऐसे निकलेगी। देखो बच्चों, ये जो है एजाज, वो अपने हिस्से की गुडविल कितना ला रहा है, 30 लाख रुपए। तो और एजाज का हिस्सा कितना है, निकाल नया वाला, ये 2/5, 5, 5, 10, 2, 12, 2/14,
तो इजाज का हिस्सा इधर लिखो, इजाज द्वारा लाई गई गुडविल 30 लाख रुपए इधर लिखो। तो कह रहा है कि 2/14 हिस्सा मिल रहा है उसे प्रॉफिट में। इजाज को कितना हिस्सा मिल रहा है? 2/14 हिस्सा के लिए इजाज गुडविल के कितने पैसे दे रहा है? 30 लाख। तो उसने बोला फर्म की गुडविल बताओ, पूरे फर्म की गुडविल इस हिसाब से कितनी होगी। पूरे फर्म की गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो है इसको इधर लेके चले जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना आएगा, पूरे फर्म की गुडविल निकलेगी 30 लाख इंटू 2/14 नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 14/2, क्योंकि भाई इधर लाओगे ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इससे काट लो, 2 से 1 जा 14, कितना आ जाएगा 7 या 21, 7 या 21। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, कितनी फर्म की गुडविल कितनी आ गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 करोड़ 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख रुपए फर्म की गुडविल आ गई। देखो 2 करोड़ 10 लाख रुपए है कहीं पे? 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख रुपए नहीं है कहीं पे। ठीक है, 2 करोड़ 10 लाख इसमें भी नहीं है, 2 करोड़ 10 लाख इसमें भी नहीं है, 2 करोड़ 10 लाख इसमें भी, ये भी नहीं होगा, ये आ गया कैन नॉट। ठीक है, अब चलो आगे। उसने बोला जो एजाज गुडविल के पैसे लाए ना 30 लाख रुपए, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो क्या बताया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30 लाख रुपए। और वो किसके हिस्से की कैपिटल लेके आ रहा है, किसके हिस्से की कैपिटल आया? सानिया के हिस्से की। तो अपनी गुडविल का पैसा भी किसको देगा? सिर्फ सानिया को देगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सानिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगी। क्योंकि गुडविल का पैसा ऐसा होता है ना, जो गुडविल का पैसा नया पार्टनर लाता है उसे पुराने बंदे बांट लेते हैं अपने सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, तो पुराने बंदे तो वैसे तो रियान भी था, विलियम्स भी था और सानिया भी थी, तो तीनों को मिलना चाहिए था। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि सेक्रीफाइस किसने किया है। तो सेक्रीफाइस किसने किया है? सानिया ने किया है। इसके लिए, एजाज के लिए अपने प्रॉफिट में से हिस्सा किसको दिया है? सिर्फ सानिया ने दिया है, तो उसको नहीं मिलेंगे गुडविल में पैसे। ठीक है, ये जो गुडविल लाएगा एजाज, वो सारा गुडविल किसको देगा? सानिया, क्योंकि एजाज को किससे मतलब है? सानिया से मतलब है, बाकी दोनों पार्टनरों से मतलब नहीं है, क्योंकि वो दोनों पार्टनर ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो अपना गुडविल का पैसा किसको देगा? सिर्फ सानिया को देगा, क्योंकि सानिया ने ही उसके लिए क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। पेपर में पूछ सकते हैं कि नया पार्टनर जो गुडविल लाता है उसे पुराने बंदे किस रेशियो में बांटते हैं? तो बोल देना सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। यहाँ पे कौन कौन बंदे एजाज के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सिर्फ सानिया कर रही है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सानिया कैपिटल अकाउंट, ये वाला हो जाएगा एंट्री। ठीक है, चारों ऑप्शन में से पूछ रहे थे गुडविल की एंट्रीज क्या होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। अच्छा, कैश फ्लो में देखो, कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक से पैसे निकाले, ये कैश का, ये इसे हम कैश फ्लो में लेते नहीं हैं। उसका लिखा है 2 लाख रुपए डिवेंचर इशू करे और मशीनरी खरीदी थी, बदले में 2 लाख रुपए का डिवेंचर इशू करे। इसमें भी कोई पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है। ठीक है, ना पैसा आया, मशीनरी खरीदी और बदले में डिवेंचर दिए, तो कैश फ्लो में तो वही चीज़ आती है, या तो पैसा आना चाहिए या जाना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा कैश का। 20,000 रुपये रिसीव फ्रॉम डेप्टर। अच्छा, डेप्टर से पैसे मिले हैं 30,000 रुपये रिसीव फ्रॉम डेप्टर से पैसे मिले हैं, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें कैश आ रहा है ना हमारे पास, ये वाला। और चेक 20,000 रुपये डिपॉजिट इन द बैंक, हमने चेक डिपॉजिट करा बैंक में 20,000 रुपये का। ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बच्चों वो कैश फ्लो वाला चैप्टर जब ट्यूशन में करवाया था ऑफलाइन क्लास में, तो मैंने बताया था कि कैश और बैंक ये चीज़ें कैश फ्लो में नहीं लेते हैं, इसका यूज़ सबसे बाद में करते हैं, जब तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाता है। चाहे तुम कैश निकाल रहे हो बैंक से या कैश जमा कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कैश और बैंक का यूज कैश फ्लो में सबसे लास्ट में करते हैं, जब तीनों एक्टिविटीज़ का आंसर आ जाता है। तो कैश इसमें यहाँ पे कैश निकाल रहे हैं तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर रही हैं इसका भी कोई मतलब नहीं है। और तो इन दोनों को तो वैसे भी नहीं लेना था हमने। और उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि मशीन खरीदी और बदले में डिवेंचर इशू कर दिए, तो यहाँ पे पैसा ना आ रहा है, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ यहाँ पे, ना पैसा आया, मशीन दी आई और बदले में डिवेंचर इशू कर, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो यहाँ पे भी कैश का कोई मतलब नहीं है। फिर यहीं पे एक बच जाता है कि डेप्टर से पैसे मिले हैं, यहाँ पे पैसा आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन कैश का फ्लो। ठीक है,
अब आते हैं हम अगले क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये तो बच्चों तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इस बार याद कर लेना, पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट में ये चीज़ें किन किन हेडिंग के अंतर्गत दिखाई जाएगी। तो कंपनी की बैलेंस शीट याद कर लेना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना, इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और उसमें पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें किस किस हेडिंग के अंतर्गत आएगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है बुक में, उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है और उस फॉर्मेट को पढ़ लेना कि कौन सी चीज़ किस हेडिंग में आती है, यही पूछ रहा है, ठीक है। जैसे जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व हेडिंग किस हेडिंग में आती है, जनरल रिजर्व आती है रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेडिंग में। तो इसके आगे लिखना पड़ेगा कि जनरल रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग में दिखाएंगे। ऐसी शॉर्ट टर्म लोन को दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस को किस हेडिंग में दिखाएंगे, तो इसके आगे हेडिंग का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल इन वर्किंग प्रोग्रेस को किस हेडिंग में दिखाएंगे, तो इसके आगे हेडिंग का नाम लिखना पड़ेगा। डिजाइन को किस हेडिंग में दिखाएंगे, तो इसके आगे हेडिंग का नाम लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग का नाम तो तुम इसके आगे तभी लिखोगे ना जब तुम्हें ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख लेना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लेना कि कौन सी हेडिंग में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, और पेपर में यदि पूछेंगे तो उसके आगे हेडिंग का नाम लिखना है तुम्हें, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे बच्चों ने बोला है ये चीज़ें दे रखी है, इससे हमें फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इनमें से कोई दो चीज़ें निकालनी है। इनमें से कोई 2 चीज़ें निकालो जो तुम्हें आता हो, लेकिन हम चारों निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वैसे यहाँ पे देखो कि एनी 2 इनमें से कोई 2 निकालने हैं, ठीक है। तो हम चारों निकाल लेते हैं पेपर में, तो चारों के नाम से आ सकता है क्वेश्चन। तो पहला देखो बच्चों क्या निकालना है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को देखो कैसे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला याद करो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 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 ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी पहले से। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 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 सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब रख दो वैल्यू। देखो सेल्स कितनी दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स को बोलते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पेपर ध्यान दे देना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ तो लिख दिया नेट सेल्स, कभी कभी नेट सेल्स लिखेंगे भी नहीं, सीधा बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपने आप दिमाग में पता चलना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स होता है। कितनी दे रखी है सेल्स, 7,87,500। तो मैंने सेल्स की जगह रख दिया 7,87,500 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कितना दे रखा है 3,95,600। तो ये लिख दो, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कितना लिख दिया 3,95,600। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा दोगे तो कितना बचेगा 3,91,900। ये आ गई हमारी ग्रॉस प्रॉफिट। अब तो निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला हमारा 3,91,900। तो 3,91,900 को ऊपर रख दिया, अपन बोला है नेट सेल्स, नेट सेल्स तो यही है, नेट सेल्स को बोलते हैं। कितना था 7,87,500, इसको नीचे रख दिया 7,87,500 इंटू 100 कर दिया। इसको सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा 49.76%। इसका आंसर परसेंट पे लिखना, जिस फॉर्मूले में इंटू 100 यूज होता है इसका आंसर किस में आता है परसेंटेज में। अब अगर अगला देखते हैं, दूसरा क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। रख दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी यहीं पे था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा बच्चों 3,95,600। तो रख दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 3,95,600, ये रख दिया मैंने। उसके बाद है एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में दे रखा है हमें एवरेज इन्वेंट्री, ये है एवरेज इन्वेंट्री कितनी देखिए 1,97,800। तो 1,97,800 यहाँ पे रख दो, तो 1,97,800 इसको इससे डिवाइड करोगे तो टर्नओवर वाले का आंसर टाइम में आता है, किस में आता है टाइम में। तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, पूरे 2 बार में कट रहे हैं ये, तो 2 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2 टाइम, ठीक है। अब तीसरा क्या निकालना है बच्चों,
तीसरा निकालना है हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मतलब होता है लोन, ठीक है। लोन में दो चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म लोन और डिवेंचर, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें दे रखी है तो दोनों को प्लस कर लेना पहले, फिर ले लेना डेप्ट कितना हुआ। अगर एक ही चीज़ दे रखी है इन दोनों में से एक, तो एक ही को रख देना, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दे रखी है, लॉन्ग टर्म लोन भी दे रखा है वो भी लिया, और डिवेंचर भी लोन ही होता है ये भी लिया। इन दोनों को मिला के जो टोटल डेप्ट हो गया हमारा 2,12,000 रुपये। देखो तो लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है 87,000 और डिवेंचर दे रखा है 1,25,000। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म लोन ये दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन कितना दे रखा है 87,000 और 8% डिवेंचर कितना दे रखा है 1,25,000। ये डिवेंचर भी तो लोन ही होता है, इसलिए इन दोनों लोन को प्लस कर लोगे तो टोटल डेप्ट मिल जाएगा। डेप्ट मतलब लोन, टोटल डेप्ट कितना हो गया 87,000 ये है, 1,25,000 ये है। कभी कभी बच्चे बोल रहे थे कभी कभी तो एक ही चीज़ दी होती है तो डेप्ट वही हो जाएगा। मान लो लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है सिर्फ अकेला, यही डेप्ट हो जाएगा, या फिर ये नहीं दे रखा है सिर्फ डिवेंचर दे रखा तो यही डेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डेप्ट में दो चीज़ें ऐड होती है, क्या क्या, लॉन्ग टर्म लोन भी दिया होगा, डिवेंचर दिया होगा, दोनों को ले लेना। टोटल लोन कितना हो गया, टोटल लोन हो गया मैं, टोटल डेप्ट हमारा हो गया इतना 2,12,500 रुपये, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन और ये मिला के। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इक्विटी। इक्विटी में सारे शेयर कैपिटल आ जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने भी शेयर कैपिटल होंगे ना सारे इक्विटी में आ जाएंगे, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है इसमें। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल तो दे रखा है, बाकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा है, सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल ही दे रखा है सिर्फ, तो वही हो जाएगा इक्विटी फिर, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल भी दे सकते हैं, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे सकते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी दे सकते हैं। तो जितने भी शेयर कैपिटल होते हैं सबको ऐड कर लेना, सब मिला के जितना भी टोटल शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा उसे इक्विटी बोलोगे। तो यहाँ पे तो एक ही शेयर कैपिटल दे रखा है सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही हमारी इक्विटी हो जाएगी। कितनी दे रखी है 3,75,000, तो हमने इक्विटी में रख दिया 3,75,000, ठीक है। ये आ गया हमारा, इन दोनों को प्लस करके टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट ये आ गई हमारी, डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है ना फॉर्मूला, डेप्ट आ गया हमारा 2,12,000 रुपये और इक्विटी तो वही है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 3,75,000। तो अब ये डेप्ट इक्विटी रेशियो, अब ये भी इसका भी रेशियो में आएगा, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। इसको मैंने इसमें डिवाइड किया तो आएगा 0.565। रेशियो 1 मैंने अपनी तरफ से लगाया तो इसको आंसर रेशियो में लिखोगे, ये आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमें क्या निकालना होता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। बच्चों वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे भी निकाल सकते हो और सेल्स के बेस पे भी निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे निकाला है। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल, यहाँ लिख देना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल्स के बेस पे भी निकाल सकते हो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल भी कर सकते हो तुम, ठीक है। तो जिसके बेस पे निकालना होगा, जैसे तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे निकाल रहे हो पेपर में, तो लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अगर तुम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को सेल्स के बेस पे निकाल रहे हो तो लिख देना ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है। जिसके बेस पे निकालोगे वो रखोगे ऊपर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे निकाल रहा हूँ तो मैं क्या रखूँगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। कई सारे बंदे ऐसे हैं जो सेल्स के बेस पे निकालते हैं इसको, तो वो भी सही होगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा फिर, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे निकाल रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा पेपर में, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल ये लिखना, ठीक है। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, पर वर्किंग कैपिटल गिवन नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करते हैं बच्चों, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर लेते हैं। अब देख लो क्वेश्चन में करंट एसेट्स कितना दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है करंट एसेट्स दे रखा है बच्चों, ये करंट एसेट्स ये दे रखा है कितना 3,99,000 करंट एसेट्स ये हो गया, और करंट लायबिलिटीज कितना दे रखा है 2,37,000। माइनस कर दो, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल निकल जाएगी। तो ये करा मैंने 3,99,000 में से 2,37,000 करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दी, ये आ गया वर्किंग कैपिटल। अब फॉर्मूले में रख दो फिर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, क्या होता है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है 3,95,600। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह दे दिया मैंने 3,95,600, और वर्किंग कैपिटल तो ये निकाला हमने कितना
1,62,000, तो ये आ गया 1,62,000। अब टर्नओवर वाला आंसर है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसका भी टर्नओवर का आंसर किस में आता है, टाइम में, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2.44 टाइम। ठीक है। अच्छा, तुम सेल्स के बेस पे भी निकाल सकते हो, तो अगर तुम सेल्स के बेस पे निकालोगे ना, तो यहाँ पे तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं रखोगे, सेल्स की वैल्यू रखोगे ऊपर। ठीक है, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो उसके बेस पे निकाल दोगे तो उसका ऐसे में भी आंसर आ जाता है, अलग आंसर आएगा पर वो आंसर भी सही होगा। पर पेपर में लिखना पड़ेगा, तुम ये जो निकाल रहे हो ना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकाल रहे हो या ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हो। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, इस तरह से हमारा पेपर कंप्लीट होता है। ये सैम्पल पेपर 2-3 बार देख लेना, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए दोबारा पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना। इस बार 15 दिन का गैप है, क्या पता पेपर टफ बना दे, कौन सा कॉन्सेप्ट में काम आ जाएगा। ठीक है।